आज हमारी सीरीज का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे आपको हम बताएंगे क्लास 10वीं के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी चैप्टर 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको नहीं पता तो हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया 2 महीने का। 2 महीने में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th को या क्लास 12th को, जितने भी क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं पहले चैप्टर पर। देखो क्लास 10वीं के पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ठीक, आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स ये बहुत ही इंपोर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप त्रैमासिक परीक्षा दे रहे हो या अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हो या वार्षिक, तीनों फॉर्मेट में नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक, देखो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अपक्रिया को, अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों को रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों को रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका उदाहरण आपका ये रहा। ठीक, जैसे जिंक प्लस H2SO4, जिंक SO4 प्लस H2। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, अभिकारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले ली उसे ही अभिकारक कहते हैं। ठीक, उदाहरण आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है उत्पाद किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक SO4 प्लस H2 उत्पाद बन गया आपका ये। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको यह, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या हो और अभिकारक व उत्पाद हो दोनों पक्षों में समान होती हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक, जैसे ये है आपका उदाहरण आपका ये रहा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, आप नोट्स बना सकते हो। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार लिखिए। तो रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है संयोजन अपक्रिया, संयुग्म अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। तीसरी है वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया। तीसरी है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तीसरी के बाद चौथी अपक्रिया आपकी रहेगी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। पांचवी है विस्थापन अपक्रिया। छठवीं है द्विविस्थापन अपक्रिया। सातवीं है उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, आठवीं है अपचयन अपक्रिया। नौवीं आपकी है रेडॉक्स अपक्रिया और उपचयन और अपचयन अपक्रिया दोनों। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अपक्रिया, इस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक हों और एकल उत्पाद बनाते हों। ठीक, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखो उदाहरण आपका ये रहा, कोयले का दहन और जल का निर्माण। ठीक, 4 उदाहरण है। गंधक का दहन। ठीक, ये सूत्र पूछ लेता है कभी कभार तो आप याद कर लेना, एक ही नंबर के आ जाते हैं। चौथा उदाहरण आपका ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कीजिए। ठीक, चौथे के बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यह, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका ये रहा। ठीक, उदाहरण आपका ये रहा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता रहा हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक चैप्टर के पहले चैप्टर के आपको नोट्स पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि वीडियो की अगली अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो वे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक, अगर आपको देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे से। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो इसके उदाहरण पहले समझ लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण आपका ये रहा, ऊष्माक्षेपी का दूसरा उदाहरण आपका ये, मनुष्य को जीवित रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों से टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू और ब्रेड। कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, ये तीसरा उदाहरण आपका ये रहा। ठीक, तीसरे के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए H2 प्लस
प्लस ऊर्जा टू टू एच आई। ठीक, इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये रहा आपका। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर प्राप्त हो कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह का आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण के तौर पर ये रहा आपका। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। वे अभिकारक जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण आपका ये रहा, उदाहरण आपका ये है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आपका ये रहा उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे ही उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का त्याग हो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण आपका ये रहा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो उसी अपचयन अपक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसमें और ऑक्सीजन का त्याग हो। ठीक, तो अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ये है आपका। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए ये है आपका। दोनों एक साथ हो, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होती हैं, उन्हें ही रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देखो दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? तो संक्षारण आपको लिखना है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण कैसे कहते हैं? तो इसका उत्तर ये रहा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ठीक, लोहे पर जंग लगना, ये आपको उदाहरण है। संक्षारण कैसे कहते हैं तो आपको लिख देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधकता किसे कहते हैं? तो तेल और वसा के उपचयित हो जाने पर ये प्रकृतिगंधी हो जाती हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थ को निर्वारित पात्रों में रखकर अथवा इसमें हाइड्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे आलू की चिप्स और थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें अवचेत होने से बचाया जा सकता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगला चैप्टर मैं आपको कल बताऊंगा, तो वह